नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का रविवार को यानी कि आज 46वां स्थापना दिवस रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर पार्टी का झंडा फहराया और भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही मुख्यमंत्री ने आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी किया। दुर्ग में सभी भाजपा नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के घर पर भाजपा का झंडा फहरा। भिलाई के भाजपा कार्यालय में पार्टी के संस्थापकों को याद किया गया। कोंडागांव में भी भाजपा मुख्यालय अटल सदन में उत्साह और गरिमामयी वातावरण के साथ ये मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से साथ हुई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दोहराया। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। जी, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और इसलिए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनको नमन करते हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मजबूत किया है, उनको भी इस अवसर पर नमन करते हैं और जिनके बदौलत ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। सारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे खुशी की बात यह है कि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। जिस प्रकार से हमारे मनीषी नेताओं ने उनके त्याग, तपस्या, बलिदान के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज एक विशाल वट वृक्ष की तरफ स्थान ले चुका है। और श्री राम नवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मैहर में मां शारदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि मैहर की लोक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैहर का लोक ब्रांड। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि मैहर की लोक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैहर का लोक ब्रांड बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे आल्हा की विरासत और भी मजबूत होगी। वहीं सीएम ने घोषणा की कि बरगी डैम से नर्मदा का पानी जल्द मैहर तक लाया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। इधर देवास नगर निगम में एक फैसले के बाद बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। दरअसल नगर निगम के MIC में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कहकर बीजेपी की मेयर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने 2 महिला पार्षदों ममता बाबू यादव और अंतिम अजय पड़ियार को MIC सदस्य बना दिया, जिसके बाद MIC में महिला सदस्यों की संख्या 50% हो गई है। वहीं MIC से 2 पार्षदों रामदयाल यादव और अजय तोमर को हटा दिया गया है। हटाए जाने के बाद दोनों पार्षद बीजेपी सांसद महेंद्र सोलंकी के पास पहुंचे। दोनों पार्षद बीजेपी सांसद के समर्थक कहे जाते हैं, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने मेयर से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन मेयर से उनकी बात नहीं हो पाई। बीजेपी सांसद का कहना है कि मेयर का फोन उनके पति दुर्गेश उठा रहे हैं और महापौर से बात नहीं कराते। पूरे मामले को प्रदेश अध्यक्ष को भी बता दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि महापौर और हटाए गए MIC सदस्य के बीच पहले से विवाद और विवाद को लेकर ही मेयर ने यह फैसला लिया, लेकिन इस घटना ने बीजेपी की गुटबाजी पर मुहर लगा दी। बार आंदोलन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को और उन जो बैठे हुए गद्दियों पे और निष्क्रिय हैं उन्हें भी जवाब देना अच्छी तरीके से आता है और बार बार जवाब दूंगा कि इस तरीके के जो देवास का हित कर रहे हैं आप लोग हर जगह पे, और जो आवाज उठाता है उसे इस तरीके से चुप कर देंगे आप। जनता देख रही है। भगवती सराय को लेके ये मामला हुआ था। वहाँ मंदिर था, उसको ठेकेदार द्वारा तोड़ा गया था, तो मैंने उसका वो करा तो महापौर पति ने मेरे खिलाफ कायमी करवाई। उसके बाद मैंने इसका विरोध करा तो उस पर मेरे को MIC से हटाया गया। उसमें मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से MIC मेंबर श्री अजय तोमर जी और श्री राम यादव जी को बिना सूचित किए, बिना वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में लाए, जिस प्रकार से हटाया है ये उचित नहीं है। इस प्रकार से कार्यकर्ता को नहीं हटाना चाहिए, इससे कार्यकर्ता हमारा जो है वो निराश होता है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्यों हटाया, क्या कारण था और क्या उनकी वो थी। इस विषय को ले संज्ञान में आपने लाया, मैं उसको संज्ञान में लूंगा, उन लोगों से बात करूंगा क्यों हटाया है, महापौर जी से बात करूंगा और बात करके फिर उसका समाधान करें। इधर मनेंद्रगढ़ में रामनवमी पर अब शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों पर पुष्प वर्षा की गई, जिसके बाद राम मंदिर में महाआरती हुई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आए।
और जबलपुर पुलिस ने भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मिशनरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन को कोच्चि से पकड़ा है। आरोपी अखिलेश मेबन विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन जबलपुर पुलिस की टीम ने उसे कोच्चि एयरपोर्ट से धर दबोचा। इसके बाद पुलिस उसे जबलपुर लेकर पहुंची और जिला अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है। विजयनगर पुलिस आरोपी अखिलेश से पूछताछ करेगी और कल सोमवार को शाम 4 बजे तक उसे फिर अदालत में पेश करेगी। इधर युवा कांग्रेस ने आरोपी के स्कूल की दीवारों पर जय श्री राम और अखिलेश मेबन मुर्दाबाद के नारे लिख दिए। साथ ही युवा कांग्रेस ने आरोपी की गतिविधियों और उसकी संपत्तियों की जांच की भी मांग की है। बता दें कि मिशनरी स्कूल जॉय सीनियर सेकेंडरी के संचालक अखिलेश मेबन ने भगवान राम और हिंदुओं पर अभद्र स्टेटस शेयर किया था, जिसके बाद उसके खिलाफ विजयनगर पुलिस थाने में धार्मिक भावनाएं भड़काने का अपराध दर्ज किया गया था। जबलपुर के विजयनगर स्थित जॉय स्कूल के संचालक अखिलेश मेबन के द्वारा अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक धार्मिक टिप्पणी की गई थी, जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इस पर से उनके खिलाफ थाना विजयनगर में FIR दर्ज हुई थी। FIR दर्ज होने के बाद लगातार अखिलेश मेबन फरार चल रहे थे। केरल के कोच्चि में है, जहाँ पे एक विशेष टीम यहाँ से रवाना हुई, वहाँ पे इसको गिरफ्तार करके आज लेके आए हैं। तो ये केवल टेलर है। इसके अलावा आने वाले समय में अगर इनको उचित कार्रवाई नहीं होती, इनकी संपत्तियों पे चाहे इनके और भी कामों की जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। यदि उचित कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में और भी तरीके से कड़ा प्रदर्शन हमारे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। इधर जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश में शामिल अलसुबा संगठन के सदस्य फिरोज को सेंट्रल जेल की अंडा सेल में शिफ्ट किया गया है। अंडा सेल भोपाल सेंट्रल जेल की सबसे उच्च सुरक्षा वाली जेल है। इस सेल में हाई रिस्क आतंकियों को रखा जाता है। बता दें कि रतलाम पुलिस ने 4 दिन पहले ही फिरोज को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा कारणों से NIA ने फिरोज को भोपाल सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया। यहां फिरोज को कड़ी सुरक्षा के बीच अलग बैरक में रखा गया था, लेकिन अब उसे अंडा सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिरोज पर 5 लाख का इनाम भी NIA ने घोषित किया था। ग्वालियर के संगीत कॉलेज में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। दरअसल राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साजन कुरियन मैथ्यू पर कॉलेज की ही छात्राओं ने छेड़छाड़ और रात में मैसेजेस करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से मामले की शिकायत भी की, लेकिन कार्रवाई न होने पर शनिवार को भी छात्राओं और ABVP कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर SP दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने अब प्रोफेसर पर FIR दर्ज की है। आगे की जांच जारी है। झांसी रोड थाने पर मानसिंह संगीत कला एवं विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के विरुद्ध वहाँ की छात्राओं द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया। छात्राओं द्वारा आरोप लगाया गया कि वहाँ के प्रोफेसर द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ व अश्लील कमेंट्स किए जाते हैं। उक्त आवेदन के आधार पर अब छेड़छाड़ व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। इधर राजधानी भोपाल की महिला थाना पुलिस दुष्कर्म के आरोपी TI को 4 दिन बाद भी नहीं पकड़ पाई है। पुलिस की टीम ने भोपाल में 3 जगहों पर TI की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। दरअसल झाबुआ के थानदला थाने में पदस्थ TI राजकुमार कांसूरिया पर भोपाल की युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। युवती का आरोप है कि 2022 में राजकुमार ने पहली बार शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता रहा, लेकिन अब वो शादी से मुकर गया है। और वहीं ग्वालियर में हत्या के मामले में गवाह पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस जांच में यह मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। दरअसल गवाह भूपेंद्र के छोटे भाई की 2020 में हत्या हुई थी। हत्या का आरोप पड़ोसी विनय पॉल पर है। फायरिंग के दिन भूपेंद्र अपने साथियों विनोद गुर्जर, युवराज और सौरभ राणा के साथ पड़ोसी विनय पॉल के मकान में घुसा और विनय पॉल का घर खरीदने आए 2 लोगों यानी कि धीरज बघेल और राहुल कुशवाहा से मारपीट के बाद उन्हीं की बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी और बाद में खुद पर हमला होने की कहानी गढ़ते। खुलासा होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें भूपेंद्र, विनोद, युवराज और सौरभ राणा के खिलाफ धीरज बघेल और राहुल कुशवाहा से मारपीट, मोबाइल तोड़ने और हथियार छीनकर हवाई फायरिंग करने का केस दर्ज किया है। भूपेंद्र गुर्जर की शिकायत पर धीरज बघेल और राहुल कुशवाहा के खिलाफ अवैध हथियार रखने को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। और पुलिस ने जो है 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कट्टा और पिस्टल और जिंदा राउंड जब्त किए गए।
और इनके द्वारा जो मारपीट की गई व फायरिंग की गई, जो दूसरा पक्ष था भूपेंद्र गुर्जर व विनोद गुर्जर, इनके विरुद्ध हवाई फायरिंग व मारपीट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बैतूल पुलिस ने नकली सोने की गिन्नी बेचकर धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल दोनों आरोपी असली सोने के गिन्ने दिखाकर पहले लोगों को झांसा देते थे और चेक कराने की बात कहते थे, लेकिन जैसे ही लोग झांसे में आते तो आरोपी उन्हें पैसे के बदले नकली सोना की गिन्ने थमा देते। ऐसा ही आरोपियों ने झिरियाडो गांव के ग्रामीण के साथ किया और 90,000 रुपए ठग लिए। ग्रामीण की शिकायत के बाद पुलिस ने सिवनी मालवा इलाके में दबिश दी। दोनों आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 250 नकली सोने के गिन्ने, नकली सोने के आभूषण, 2 मोबाइल जब्त किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी सिवनी मालवा के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, मामले की जांच कर रही है। इस सूचना पर थाने में संबंधित सुसंगत धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और मुखबिर की सूचना और अन्य जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हमने 2 आरोपियों को जो सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के हैं उनको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। इधर इंदौर में एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 3 महीने पहले एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 5 लाख रुपए की ठगी की थी। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच पड़ताल करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने बैंगलोर, छतरपुर और कानपुर में दबिश दी। नरेंद्र अनिकेत पटेल, ध्रुव नारायण को गिरफ्तार किया। आरोपी अनिकेत पटेल और ध्रुव नारायण किराए में दिल्ली के एक व्यक्ति को अपना अकाउंट नंबर देते थे जिसमें आरोपी ठगी का पैसा डलवाता था। अब क्राइम ब्रांच की टीम जल्द दिल्ली के संबंधित व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये 3 खातों में इसके पैसे गए थे, लगभग 5 लाख रुपए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बेंगलोर, छतरपुर और कानपुर में 3 खातों में पैसे गए थे। अभी ये आगे के लिंक के बारे में डेवलप कर रहे हैं, इनसे पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेंगे। अभी तो ये प्रथम दृष्टया दिल्ली का लिंक बता रहे हैं। दिल्ली में कोई एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल नंबर हमें मिला है। अब हम इसके आगे डेवलप कर। इधर राजगढ़ जिले के जीरापुर में भोपाल लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त ने एक आउटसोर्स कर्मचारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल इंदौर के मछली ठेकेदार अनवर कादरी ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि उन्होंने 2024 में कुंडलिया डैम में 7 साल के लिए मछली पालन ठेका लिया है, लेकिन जिला मत्स्य महासंघ अधिकारी सुरेखा सराफ और आउटसोर्स कर्मचारी मुबारक गौरी ठेका निरस्त करने की धमकी देकर रुपए मांग रहे हैं। इसके बाद लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन कराया। सही पाए जाने पर आउटसोर्स कर्मचारी मुबारक को जाल बचाकर दबोच लिया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और 12 के तहत केस दर्ज किया गया है। हम रुकवा दिया, सारे मछुआरों को भगा दिया था। जो मछुआरे आ रहे थे उनको भी नहीं आने दे रही थी और 3 लाख रुपए महीना की उन्होंने पहले डिमांड की थी, फिर वो 1 लाख रुपए महीना पा गई और पिछले 4-3 महीने के और पैसे लेके मुझे टोटल 4 लाख रुपए मांग रही थी और मतलब कुछ ना कुछ नई चीज़ों से नए वो करके परेशान कर रही थी। उस चीज़ को लेकर फिर मैं लोकायुक्त शिकायत करी। सुरेखा मैम तो इस मामले में नामजद आरोपी हैं, पर रेड हैंडेड जो कार्रवाई है वो गौरी के खिलाफ 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की रिश्वत ग्रहण की गई है और वही वापस हमारे द्वारा जब्ती की गई है और धारा 7 और 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी की जा रही है। इधर कांकेर के प्रतिभागी बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल हुए। दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में शनिवार को बस्तर पंडुम कार्यक्रम का समापन हुआ। नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा के मोहनलाल उसेंडी और पंकज उसेंडी ने जनजातीय वाद्य यंत्र में प्रथम स्थान हासिल किया, तो वहीं जनजातीय नृत्य शैली में कांकेर और सुकमा जिले ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। जिले का नाम रोशन कर लौटे प्रतिभागियों का जिला मुख्यालय में स्वागत करते हुए अधिकारियों और विधायक आशाराम नेताम ने बधाई दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में बस्तर में जनजातीय संस्कृति की वेशभूषा, खान पान, गीत संगीत और शिल्प कला पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है, जिससे बस्तर को एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। धमतरी से करीब 80 किलोमीटर दूर सिहावा पर्वत में एक ऐसा आश्रम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म का साक्षी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महर्षि श्रृंगी ऋषि की, जिनके यज्ञ से राजा दशरथ के घर 4 प्रतापी बालक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब श्री राम को वनवास हुआ तब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण सिहावा पर्वत पहुंचकर महर्षि श्रृंगी और बहन शांता का आशीर्वाद देकर
आगे दंडकारण्य की ओर बढ़े थे। तब से लेकर आज तक सिहावा की तपोभूमि विश्वविख्यात है। श्रद्धालु आकर महर्षि श्रृंगी ऋषि का दर्शन कर लाभ लेते हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपति आज भी बाबा के दरबार में संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। यह स्थान रामायण काल से जुड़े होने के कारण दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस क्षेत्र के अंदर में बाबा सिंगरी जो है प्रसिद्ध है। अब वेदों पुराण के अंतर्गत जो है जितना भी यहाँ के लोग दर्शनार्थी आते हैं, पुत्र के कामना के लिए आते हैं, बाबा के पास आते हैं। जिनका पुत्र नहीं है वो जो है प्रार्थना लेकर के आते हैं और पुत्र प्राप्ति उनको होते हैं। बहुत यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं। मान्यता ये है कि हमने रामायण में पढ़ा है कि भगवान राम हमारे सिंह ऋषि बाबा की कृपा से आए हुए हैं करके, तो मैंने भी गया और मैंने भी मांगा तो उन्होंने हृदय से मेरे को अपना फल पुत्र के रूप में दिया है। यहाँ दर्शनीय स्थल है सिंह ऋषि बाबा जो बहुत पुराने हैं, जो महानदी उद्गम स्थल है यहाँ से, और यहाँ बहुत लोग बहुत जगह से आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत काफ़ी अच्छे जगह हैं। यहाँ पे चढ़ते से हनुमान जी का मंदिर, फिर महानदी का उद्गम स्थल और ऋषि की मूर्ति, मंदिर ऋषि की, वो देखे हम लोग। फिर आगे गुफा है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और हमने यहाँ सुना था कि यहाँ पे महानदी का उद्गम रिंगी ऋषि जो ऋषि मुनि है उनके कमंडल उलट गया, उससे जो पानी गिरा तो उससे महानदी का उद्गम हुआ। इसलिए हमको यहाँ देखने की बहुत इच्छा थी उद्गम स्थल कैसा है। और इंदौर में एक युवती को खुले मैदान में कचरा फेंकना भारी पड़ गया। निगम ने युवती पर 22,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल 4 अप्रैल को महालक्ष्मी नगर में कार सवार एक युवती घर का सारा कचरा खुले मैदान में फेंककर भाग गई थी। रहवासियों ने कचरे के ढेर मिले बिल के आधार पर युवती का नाम और पता निकाला और फिर उसकी शिकायत नगर निगम से कर दी, जिसके बाद निगम के CSI और दरोगा युवती के घर पहुंचे और चालानी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए स्कूली अवकाश की घोषणा कर दी है। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 15 जून तक कुल 46 दिन रहेगा। वहीं शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 31 मई तक कुल 31 दिन के लिए रहेगा और दशहरे पर 1 से 3 अक्टूबर तक छुट्टियां रहेंगी। दीपावली की छुट्टी की बात करें तो 18 से 23 अक्टूबर तक ये रहेगी। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक रहेगा। बिन पानी सब सून, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि पानी नहीं तो पत्नी नहीं? सही सुना आपने। यह मामला डिंडौरी जिले का है। यहाँ के देवरा गांव में पानी की ऐसी समस्या है कि एक परिवार टूटने के कगार पर है। गांव में पानी के संकट के कारण एक महिला अपने पति को छोड़कर मायके चली गई। इसके अलावा कुछ और परिवार की बहुएं भी ससुराल छोड़ने को बेबस हो गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में जल जीवन मिशन योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन बाहुबलियों के दबाव के चलते ठेकेदार और तत्कालीन PHU के अधिकारी ने दूसरे पंचायत की सीमा पर टंकी बनवा दी, जिसके चलते गांव जल संकट से जूझ रहा है। राजधानी भोपाल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। गर्मी की शुरुआत हो गई है। लोगों को कड़ी धूप ने सताना शुरू कर दिया है। ऐसे में मटके वाले पियाऊ आखिर कहां विलुप्त हो गए? क्या इनका कल्चर अब गायब सा हो गया? दरअसल हिंदू धर्म में पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है, पर अब धीरे धीरे राजधानी भोपाल में निःशुल्क पियाऊ का चलन खत्म होते नजर आ रहा है। शहर का सबसे व्यस्त चौराहा रोशनपुरा चौराहा हो या फिर सबसे भीड़ वाला न्यू मार्केट, यहाँ कहीं भी आपको निःशुल्क पियाऊ देखने को नहीं मिलेंगे। लोगों का यही कहना है कि पहले पानी के लिए कोई भी समस्या नहीं होती थी, लोग निस्वार्थ भाव से पानी पिलाते थे, लेकिन अब अगर पानी खरीदना है तो हमें उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। क्या कहते हैं लोग इस विषय पर, आइए जानते हैं। भोपाल नगर निगम द्वारा शहर भर में पहले से बने प्याऊ को साफ करना, पीने योग्य पानी की उसमें व्यवस्था करना, इस काम पर हमारा निगम प्रशासन लग चुका है और हमारी कोशिश यही है कि गर्मी में शीतल
जल सबको मिले, शुद्ध जल सबको मिले और किसी को गर्मी में पानी की दिक्कत ना आए, उसके लिए हम काम पर लग चुके हैं, हमारी टीम काम पर लग चुकी है। और दिल्ली से बड़ा अपडेट, वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। छात्र संगठनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब से वक्फ कानून लागू हुआ है, वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली से तस्वीरें जहां पर जेएनयू में वक्फ कानून के खिलाफ छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। और राजगढ़ जिले के काचरिया पुरोहित गांव में 2.5 साल पहले हुई कांग्रेस नेता की हत्या और डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक सराफा व्यापारी भी शामिल है, जो आरोपियों से लूट का माल खरीदा था। आरोपियों ने 13 जुलाई 2023 की रात कांग्रेस नेता बनी सिंह परिहार की हत्या कर दी थी और घर से करीब 10 लाख रुपए कैश, 200 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी और 2 लाइसेंसी बंदूक लेकर फरार हो गए थे। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंची। हालांकि इस वारदात में शामिल 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। देखिए, 2 वर्ष पूर्व 2023 में जुलाई महीने में एक काचरिया पुरोहित करके गांव है सहारनपुर थाने अंतर्गत, वहां पर एक गंभीर, अभी टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी और अन्य की तलाश जारी है। और बड़ी खबर श्योपुर से, जहां पर फायर ब्रिगेड की वाहन में आग लग गई। खेत में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गई थी। फायर ब्रिगेड वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। शिवपुरी बॉर्डर के मुरावन गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें देखिए, खेत में आग लगी थी, उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी, लेकिन उल्टा फायर ब्रिगेड की गाड़ी में ही आग लग गई और गाड़ी इस दौरान जलकर खाक हो गई है। बॉर्डर ये जो घटना है वो शिवपुर के एक गांव की बताई जा रही है। बस्तर अपने सुंदर प्राकृतिक नजारा के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि परंपरा हो तो ऐसी। बस्तर का नाम सुनते ही लोगों के जहन में नक्सलियों का खौफ नजर आता है, लेकिन इसी बस्तर में पिछले 11 सालों से एक ऐसी परंपरा चली आ रही है जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। नारायणपुर के ग्राम पंचायत बिंजली में रामनवमी के दिन सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं होते, बल्कि गरीबों और जरूरतमंद जोड़ों का विवाह आदिवासी रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। गाँव के सभी लोग अपने घर से चावल दाल जो यथायोग्य दान करते हैं, उसी में हम लोग सभी का रीति नीति से हम लोग अपना शादी को निभाते हैं। और इसमें 2 दिन का शादी रहता है। पहले दिन तेल का रस्म होता है, दूसरे दिन लगन टिकावन होता है। कोई उसमें अलग से रीति नहीं होता। बस इतना ही कहना चाहूंगा, पूरे बिजली वाले जितने भाई लोग इस कार्यक्रम में सहभागी हैं, जिनके सामूहिक प्रयास से शादी हो रही है, मैं उन सबको नमन करता हूँ। उन लोगों का पक्ष में कोई नहीं रहते हैं, दूसरा कास्ट का कोई लाते हैं तो घर वाले मतलब पक्ष नहीं लेते, तो इसलिए मतलब यहाँ चारों ही मतलब सभी समाज का यहाँ मिल के गाँव वाले उन लोगों का धूमधाम कर देते हैं। अपना उन लोगों का जैसा मतलब गाँव वाले कर देते हैं। जो परिवार आर्थिक तंगी के चलते बेटियों की शादी नहीं करा पा रहे थे, रामनवमी पर उनके घर भी शहनाई बजी। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि पूरा समारोह समाज के सहयोग से होता है। हर घर से चावल, दाल, तेल, लकड़ी जैसे जरूरी सामान इकट्ठा किए जाते हैं। न कोई दहेज, न दिखावा, बस सादगी और संस्कार। विवाह की हर रस्म आदिवासी संस्कृति के अनुसार गांव के पुजारियों की मौजूदगी में संपन्न होती है। यहाँ का मेरे को ये अच्छा लगा कि जो हम लोग के वो होता है रीति रिवाज, वो पूरी तरह से अपने हिसाब से करना है। यहाँ जो है आर्थिक स्थिति खराब है, वो है उस हिसाब से अपने जो सामान दे रहे हैं उसको यहाँ जो नियम करने का है वो अपने से करना है। यहाँ 25 जोड़ों का शादी हो रहा है, जो कि हम लोग गरीब परिवार से हैं। हमारे जैसे और भी हैं जो बाहर से आए हैं, कोई गांव से हैं जो शादी कर रहे हैं। यहाँ पर जो रामनवमी के उपलक्ष्य में कराया जा रहा है शादी, हर साल होता है, लगभग 11 साल से। वाकई बिना किसी तामझाम के विवाह की ये परंपरा मिसाल है।
जिसमें से सिर्फ 2 दिल या 2 परिवार नहीं जुड़ते, बल्कि पूरा गांव और पूरा समाज एक हो जाता है। अशफाक अहमद, IBC 24, नारायणपुर। और बिलासपुर से खबर। बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच फिर से धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू संगठन और पुलिस की टीम ने दबिश देकर धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि बहतराई क्षेत्र के अटल आवास में धर्म विशेष के प्रचार और प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस को सूचना देते हुए अटल आवास में दबिश दी। हिंदू संगठन के सदस्यों का आरोप है कि ईसाई धर्म के प्रचार के साथ प्रार्थना सभा के जरिए कुछ लोग धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने मामले में पास्टर समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हिंदुओं में गलती है। देखो, अज्ञानता के कारण लालच के कारण हिंदू जाते हैं और उनको बरगला के लेके जाया जाता है। ये पहले ये नहीं बोलते कि आपको धर्म बदलना है, ये पहले ये बोलते कि आइए देखिए हमारे में सच्चाई है, और बरगला करके झूठा प्रलोभन दे करके झूठ मूठ के वादे करा के इन लोगों का धर्मांतरण करते, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से निवेदन है कि वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही, नई कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब इनको पकड़ के लाते हैं तो भी इन पे FIR नहीं होता है। हमारे हिंदुओं को 7-7 8-8 घंटे यहाँ पे बैठना पड़ता है थाने में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून जब चेंज होगा तभी इसमें परिवर्तन आएगा और इनको सजा मिलेगी, तब यह सुधार आएगा। प्रथम दृष्टया जाकर कुछ पास्टर लोगों को पूछताछ की गई है, जिनके द्वारा प्रार्थना करना स्वीकार किया है, और अभी पूछताछ की जा रही है। बाद तस्दीक के रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जो संज्ञान में जो चीज़ भी आई है उस पर पूर्व में भी प्रथम सूचना दर्ज की गई है। आगे भी इसके संबंध में अगर शिकायत प्राप्त होती है तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। और देश भर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से 4 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में रामलला का सूर्य तिलक किया गया। राम मंदिर में सूर्य तिलक विशिष्ट वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक रामनवमी के दिन दोपहर के समय सूरज की एक किरण ने रामलला की मूर्ति के माथे को रोशन किया। दरअसल ये दर्पण और लेंस के नए सिस्टम की वजह से हुआ है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सूर्य तिलक मैकेनिज्म को तैयार किया। रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होने के बाद का दूसरा दीपोत्सव बेहद भव्यता के साथ मनाया गया। रामनवमी के शाम को चौधरी चरण सिंह घाट पर 2 लाख से ज्यादा दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। रामनवमी पर पर्यटन विभाग के द्वारा कई फूलों की होली के साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकार, रंगोली का आयोजन किया गया। अयोध्या आने वाले राम भक्तों पर आसमानी तपिश का असर कम हो, इसके लिए श्रद्धालुओं पर ड्रोन से जल का छिड़काव किया गया। रामनवमी पर राम भक्तों को पवित्रता के साथ साथ शीतलता देने के लिए भी ध्यान रखा गया। अयोध्या में बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने राम जन्मोत्सव के अवसर पर राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की। इकबाल अंसारी के द्वारा किए गए पुष्प वर्षा से राम भक्त भी उत्साहित दिखे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को जो प्रधानमंत्री का संकल्प था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। आज हम अयोध्यावासी, यहाँ के पूज्य संत महंत सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इधर दुर्ग जिला अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसमें खुर्सीपार की रहने वाली 30 वर्षीय एकता को उनके गर्भस्थ शिशु के संबंध में गलत रिपोर्ट दी गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में बताया गया कि उनका 7 सप्ताह का बच्चा गर्भ में ही मृत हो गया है, जिसके आधार पर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ ने गर्भपात की तैयारी भी शुरू कर दी। लेकिन एकता की मां की सूझबूझ से गर्भपात नहीं किया गया। एकता को निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल की जांच में बच्चा स्वस्थ बताया गया। पूरे मामले में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर BP देवांगन का मानना है उन्होंने जो जांच की थी इसके आधार पर रिपोर्ट दी गई थी। दोबारा जांच की रिपोर्ट उन्होंने देखी नहीं है। ऐसे में वो दूसरी रिपोर्ट के साक्ष्य के आधार पर अपनी रिपोर्ट को गलत नहीं मान रहे हैं। इस मामले में CMO मनोज दानी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है। ये भी आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने पर डॉक्टर्स और संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी भाभी श्री को 3 तारीख को उतई स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया प्रसव के लिए।
4 तारीख को उनका प्रसव होना था। डॉक्टर द्वारा उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उस दिन वो एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं किया, तो दूसरे दिन 5 तारीख को फिर से एनेस्थीसिया दिया गया। मैडम मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे नहीं कराना है कुछ भी, तो पहले लिख के दो, हम ऐसे कैसे भेज देंगे। मैं लिखने को तैयार हूँ, बोलिए क्या लिखना है मुझे। तो लिखा है कि मेरी बेटी का बच्चा खराब हो गया है और मैं इसको घर लेके जाना चाहती हूँ, अगर कभी कुछ भी होता है तो आपकी जिम्मेदारी। अब ऐसा बात सुनेंगे तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं, ये कैसी 1 दिन की रिपोर्ट है, आप सीधा बोले बच्चा खराब हो गया, वही प्राइवेट में बच्चा सेफ है। गेस्टेशनल सेक उसके गर्भाशय में पाया था। गेस्टेशनल सेक में फीटर पोल उपस्थित नहीं था। गेस्टेशनल सेक का कलर फ्लो के साथ सोनोग्राफी मशीन में चित्र सुरक्षित किया गया है। फीटर पोल न दिखने के कारण उसे मिस्ड एबॉर्शन का अभिमत दिया गया है। जिला अस्पताल में आईसीयू में उनको रखा गया और वहाँ पे उनका उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रकरण में जांच समिति बनाई जा रही है और पूरे तथ्यों को वो विश्लेषण करेंगे और किस लेवल पे क्या कमी रही इसकी जानकारी देंगे और उसके आधार पे जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।